आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम बहुत विस्तार से बातचीत करेंगे भाषा के अभिलक्षण या भाषा की विशेषताओं के ऊपर। जैसा कि पिछले कुछ क्लास से हम लगातार भाषा विज्ञान से संबंधित जो विषय है उस पर बातचीत कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं और अपनी एक अच्छी समझ बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। पीछे की क्लास में हमने भाषा क्या है उसके बारे में जाना, भाषा के बारे में विद्वानों की क्या राय है उसे समझने की कोशिश की और उसके बाद हमने एक उसका विश्लेषण करने का प्रयास किया कि जो परिभाषा दी गई है विद्वानों द्वारा उस परिभाषा के आलोक में एक स्पष्ट समझ बनाने की कोशिश हमने की। आज हम ये समझेंगे कि भाषा के अभिलक्षण या विशेषताएं क्या क्या होती हैं या किन किन आधारों पर जो मनुष्य की भाषा है, हमारी जो भाषा है, वह बाकी मानवेतर भाषाओं या पशु पक्षियों की भाषाओं, वनस्पतियों की भाषाओं से कैसे अलग हो जाती है। और उन्हीं कैरेक्टरों के आधार पर हम ये समझ पाते हैं कि कैसे हम पृथक करेंगे मनुष्य की भाषा को पशु पक्षियों की भाषा से। मानव भाषा और उसके अभिलक्षण पर विचार करने से पहले ये समझना आवश्यक है कि मानवेतर भाषाएं क्या होती हैं। जब मैं भाषा की परिभाषा और पे बातचीत जब कर रहा था तो मैंने कहा कि भाषा शब्द का मूलतः प्रयोग वाणी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन कई अर्थों में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे पशु पक्षियों की बोलियों के लिए भी भाषा का प्रयोग किया जाता है, संकेतों के लिए भी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अक्सर हम यह भूल करते हैं या हम यह समझ लेते हैं कि भाषा केवल मानव समाज की संपत्ति है या मानव समाज का ही भाषा पर अधिकार है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। पशु पक्षियों की भी अपनी भाषा है, वनस्पतियों की भी अपनी भाषा है। और अब जैसे जैसे नए नए खोज और नए नए अनुसंधान आ रहे हैं, पेड़ पौधों की भाषा को लेकर, जीव जंतुओं की भाषा को लेकर नए नए और आश्चर्यचकित करने वाले तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें मानवेतर भाषा में, तो मधुमक्खियों के ऊपर काफी रिसर्च किया गया है और वहां ये पाया गया है कि मधुमक्खी जो है वो अपने भाषा संकेत देह भाषा से बहुत सारी सूचनाएं जो है वह अपने बाकी साथियों को दे देती है। उदाहरण के लिए यह पाया गया कि अगर कोई मधुमक्खी अपने छत्ते से निकलकर दूर कहीं जाती है और उसे दिखाई देता है कि वहां फूल है, पराग है, तो वह लौट करके आती है और नृत्य के संकेत से आवाज निकालते हुए नृत्य करती है और उससे वो स्पष्ट कर देती है कि किस दिशा में हमारे लिए आहार मौजूद है और कितनी दूरी पर है। आप ये देखें कि कितनी स्पष्टता है, वो भी काम चला लेते हैं अपने संकेतों से और अपनी भाषा के माध्यम से। तो मधुमक्खियों की भाषा पे बहुत काम हुआ है, उसके बारे में जानकारी मिली है। डॉल्फिन जो समुद्र में रहने वाला एक महत्वपूर्ण जीव है, उसके बारे में कई तरह की सूचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं। उसी प्रकार एक पक्षी है गिलीमोट, गिलीमोट मरे उसको कहते हैं। उस पक्षी पे अनुसंधान ये हुआ है कि वह जब अंडे देता है तो अंडे से निकलने के 3-4 दिन के बाद वो जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप की आवाज को पहचान लेते हैं, बाकी लोगों की आवाज को नहीं पहचान पाते। उनके पेरेंट्स जो माँ बाप की आवाज होती है, बाकी लोगों की आवाज में उनके माँ बाप की आवाज उन्हें बहुत तेजी से आकर्षित करती है। तो आप ये देखें कि मानवेतर भाषाएं इस प्रकृति में एग्जिस्ट करती हैं, उनका अपना अस्तित्व है। अभी हाल के कुछ वर्षों में अनुसंधान से यह सिद्ध हुआ है कि पेड़ पौधे भी अपनी प्रजाति के लोगों को संकेतों में सूचनाएं भेजते हैं। वनस्पति वैज्ञानिकों ने यह रिसर्च किया कि कैटरपिलर या मकड़ियों से कुछ पौधे कैसे बच जाते हैं, उनकी पत्तियां कैसे बच जाती हैं। तो उसमें यह पता चला कि जब कैटरपिलर या मकड़ियां किसी खास प्रजाति विशेष के पौधे पे जब आक्रमण करती है तो वो जो पौधे हैं अपने बाकी सारे साथियों को हवा में रसायन के माध्यम से संकेत भेजते हैं और जब वो संकेत भेजते हैं तो बाकी सारे जो उनके साथी पेड़ पौधे हैं वो अपने भीतर एल्कोलाइड और टर्पिनाइड नामक एक रसायन अपने भीतर बनाने लगते हैं और इस वजह से जब कीड़े उनको खाने के लिए आते हैं तो कीड़े असहज हो जाते हैं और भाग करके चले जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि अब एक पेड़ यहाँ है, एक पेड़ यहाँ है, एक पेड़ यहाँ है, जड़ें तो एक दूसरे से जुड़ी नहीं है, तो कहीं ना कहीं हवा में रासायनिक संकेत तो भेजते होंगे। तो इस आधार पर देखें तो पेड़ों की भी अपनी भाषा है,
वनस्पतियों की भी अपनी भाषा है और वो अपने भावों, विचारों और सूचनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए कई तरह के संकेतों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो स्पष्ट हो जाता है कि एक मानव भाषा है जो दुनिया भर के समाज में व्याप्त मनुष्य बोलते हैं, और एक मानवेतर भाषा भी है, और वह मानवेतर भाषा आप पशु पक्षियों की भाषा कह लीजिए, जीव जंतुओं की भाषा कह लीजिए, या पेड़ पौधों की भाषा कह लीजिए। ऐसे में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अभिलक्षण हैं, कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जिन विशेषताओं के आधार पर यह तय किया जा सकेगा कि मानव भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं। और वही विशेषताएं दरअसल यह समझने और एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमारे लिए रास्ता तैयार करती हैं कि मानवेतर भाषाओं से कैसे अलग है मनुष्य की भाषा। आई बात समझ में? और इस विषय पर लेकर ये गंभीर विषय है और महत्वपूर्ण विषय है, और इस पे काफी जरूरी काम हुए हैं कि जो 3 महत्वपूर्ण विद्वान हुए, विदेशी विद्वान हुए, उसमें एक नाम आता है हॉकिट का, दूसरा मैकनेल और तीसरा चॉम्स्की। इन तीनों ने मानव भाषा और मानवेतर भाषाओं का अध्ययन किया, विश्लेषण किया, और इनमें अंतर बताए कि कैसे मानव भाषा जो है वो मानवेतर भाषा से अलग होगी, उसके आधार बताए। ऐसे हवा में नहीं है कि ये मानव भाषा है और ये मानवेतर भाषा है, उसके कुछ महत्वपूर्ण आधार बताए। ठीक है, हॉकिट ने कहा कि मानव भाषा में सृजनात्मकता होती है, यादृच्छिकता होती है और पैटर्न की द्वैतता होती है, और यह सृजनात्मकता, यादृच्छिकता और पैटर्न की द्वैतता मानवेतर भाषाओं में नहीं होती है। अब यादृच्छिकता आप समझ चुके हैं, सृजनात्मकता आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि भाषा की परिभाषा के दौरान हमने विस्तार से उस बारे में बात की। पैटर्न की द्वैतता मैं अभी आगे बताऊंगा जब हम भाषा के अभिलक्षण या विशेषताओं को क्रमबद्ध तरीके से जब विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो हॉकिट ने कहा कि सृजनात्मकता, यादृच्छिकता और पैटर्न की द्वैतता जो मानव भाषा में होती है वह मानवेतर भाषाओं में नहीं होती है। दूसरा, मैकनेल ने 2 आधारों पर मानव भाषा और मानवेतर भाषाओं में अंतर बताया। मैकनेल ने कहा कि मानव भाषा जो होती है वो संरचनात्मक होती है, और दूसरा कहा मानव भाषा प्रकार्यात्मक होती है, जबकि मानवेतर भाषाएं संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक नहीं होती हैं। ठीक है, अब संरचनात्मकता से उनका क्या अर्थ है? मैकनेल का संरचनात्मकता से अर्थ है कि जो मानव भाषा होती है उसकी एक विशिष्ट ध्वनि होगी, उस ध्वनि से वर्ण बनेंगे, उससे शब्द बनेंगे, वाक्य बनेंगे, हर एक भाषा की अपनी एक संरचनात्मक व्यवस्था होगी, और उसी व्यवस्था में वह भाषा बोली या लिखी जाती है। मानवेतर भाषाओं के साथ ऐसी व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही प्रकार्यात्मकता। प्रकार्यात्मकता में उन्होंने 3 चीजें बताई, वस्तुपरकता, भावपरकता और तीसरा कहा प्रकथन परक, यानी कि बाहरी घटनाओं या आंतरिक स्थिति के बारे में टिप्पणी करना। ये तीसरी बात बताई। ठीक है, वस्तुपरकता यानी कि वस्तुओं की तरफ संकेत करना, भावपरकता यानी कि भाव की तरफ संकेत करना, और प्रकथन परक से उन्होंने कहा कि बाहरी या आंतरिक घटनाओं के ऊपर जो एक सटीक टिप्पणी होती है, एक कथन जो होता है, उसे उन्होंने कहा कि ये जो है प्रकार्यात्मकता का तीसरा रूप है। तो मैकनेल ने भी ये कहा कि ये सारे तत्व मानव भाषाओं में ही पाए जाते हैं, मानवेतर भाषाओं में ये सारे तत्व पाए नहीं जाते हैं। और इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण नाम आता है चॉम्स्की का। चॉम्स्की ने सीधे सीधे कहा कि मानव भाषाएं सृजनात्मक होती हैं, क्रिएटिव होती हैं, मानवेतर भाषाएं सृजनात्मक नहीं होती हैं। और सृजनात्मकता क्या है? कुछ खूबसूरती से कहना, कुछ खूबसूरती से लिखना, कुछ खूबसूरती से बोलना। ठीक है, अब आप देखें कि ये जो हम कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, ये जो कुछ भी पढ़ते हैं, ये सब पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी है, और अगर भाषा नहीं होगी तो ये क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी? अब कुत्ते या हाथी तो कविताएं नहीं लिखते होंगे या नहीं लिखते हैं, कहानियां तो वो नहीं लिखते हैं या नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि उनके पास जो भाषा है उस भाषा में इस तरह की सृजनात्मकता या रचनात्मकता के लिए कोई जगह या कोई स्पेस नहीं है। इसलिए चॉम्स्की ने
बहुत सटीक शब्दों में कहा कि मानव भाषा जो होती है वो क्रिएटिव होगी, सृजनात्मक होगी, और मानवेतर भाषा जो है वह सृजनात्मक नहीं होगी, और ये अंतर बताए। इस तरह से ये स्पष्ट हो जाता है कि मानव भाषा मानवेतर भाषाओं से अलग है, और यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भाषा सिर्फ मानव की संपत्ति नहीं है, मानव के इतर जो जीव जंतु और वनस्पति हैं, सांकेतिक ही सही, एक सीमा तक ही सही, लेकिन उनकी अपनी भी भाषा है। वो अपने विचारों को, अपने भावनाओं को संकेतों के माध्यम से, आवाजों के माध्यम से कहते हैं। आप देखते होंगे कि कहीं किसी जीव जंतु की मृत्यु हो जाए तो पहले एक दो पक्षी ऊपर मंडराते हैं, फिर आवाजें कर करके अपने सारे साथियों को क्या करते हैं, बुला लेते हैं। तो संकेतों के माध्यम से वो अपनी सूचनाएं, अपनी बातें वहां तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अब ये जो अभिलक्षण शब्द है, भाषा अभिलक्षण, यह हम मानव भाषा के संबंध में से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। जिस अभिलक्षण और विशेषता की हम बात कर रहे हैं वह मानव भाषा है, यानी कि जिस भाषा का प्रयोग मनुष्य करता है। और अभिलक्षण के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है जिसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी। और ये जो प्रॉपर्टी है या जो अभिलक्षण है, ठीक है, ये वो बात है या वो तथ्य है जो अन्य सभी प्राणियों की भाषा से मानव भाषा को अलग करती है, पृथक करती है। ये वो विशेषताएं हैं या वो कैरेक्टर हैं जिनके आधार पर यह तय होता है कि मानव भाषा कैसे मानवेतर भाषाओं से अलग है। इसलिए मानव भाषा या भाषा के अभिलक्षण पर बात करने से पहले ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी था कि मानव भाषा क्या है और मानवेतर भाषा क्या है। आगे बात समझ में? अब हम एक एक करके मानव भाषा के अभिलक्षण और उसकी विशेषताओं पे बात करेंगे। ठीक है, मानव भाषा की जो पहली विशेषता है वह है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। ठीक, देखिए भाषा में शब्द, ठीक है, और रूप जो है वो प्रायः सीमित होते हैं। एक भाषा के पास मान लीजिए कितने शब्द होंगे, बहुत से बहुत 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, बहुत से बहुत शब्द होंगे। तो शब्द तो सीमित है, लेकिन उन्हीं के आधार पर वह असीमित वाक्य बना सकता है, असीमित भावनाओं को वह व्यक्त कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहां लिखूं मैं, वह, तुम और बुलवाना। ठीक है, अब ये 4 शब्द हैं, मैं, वह, तुम और बुलवाना। इन 4 शब्दों से आप कितने असीमित वाक्य बना सकते हैं? मैंने तुम्हें बुलाया, मैंने तुम्हें उससे बुलवाया, उसने मुझे बुलवाया, उसने मुझे तुमसे बुलवाया। आप देखते जाइए, आप असीमित ढंग से वाक्य संरचना कर सकते हैं। आपके पास कोई 50 शब्द दे दिए जाएं या 50 वाक्य दे दिए जाएं, तो उन 50 वाक्यों से, उन 50 शब्दों से आप और कितने ही वाक्य और बना सकते हैं। तो ये जो सृजनात्मकता है यह मानव भाषा की बहुत बड़ी विशेषता है। इस सृजनात्मकता को प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं, कि उत्पादकता होती है, नए वाक्य बनते हैं, विचारों को प्रकट करने का एक नया तरीका, एक नया सलीका आपके सामने प्रस्तुत होता है। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि मानवेतर भाषाएं, तो मधुमक्खियों का जिक्र आपने किया, बंदर भी बात करते हैं, तो करते हैं, लेकिन बहुत दूर तक वो नहीं जा सकते। उनके पास रचनात्मकता का इतना गहरा स्पेस नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो संकेतों में, आवाजों में, देह को हिलाकर, इधर उधर कर कर देह भाषा से वो कुछ कहने की कोशिश कर पाएंगे। हमारी और आपकी तरह किसी एक मुद्दे पे वो 10-10 घंटे बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा इतनी सृजनात्मक नहीं है। उनकी भाषा सिर्फ काम चलाने भर उनके काम आती है, जिससे वो सूचनाएं और बातें एक दूसरे तक पहुंचा सके, संकेतों के माध्यम से और देह भाषा के माध्यम से या आवाज के माध्यम से। आई बात समझ में? तो पहली विशेषता जो है मानव भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता, वह विशेषता होगी सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, जिसको कि हम उत्पादकता भी कह सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता या अभिलक्षण भाषा की जो होगी वह है यादृच्छिकता, जिसे कि हम आर्बिट्ररी कहते हैं, और इसके बारे में हमने भाषा की परिभाषा के दौरान लगातार बातचीत की है। यादृच्छिक का अर्थ होता है माना हुआ, जैसी इच्छा हो या माना हुआ। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि जैसे कि, और यादृच्छिकता दरअसल समाज द्वारा उपार्जित है।
समाज द्वारा बनाई गई विशेषता है। उदाहरण के तौर पे हम लोग बचपन से गाय को गाय कह रहे हैं, एक खास किस्म की आकृति है, एक जीव है जिसे हम गाय कहते हैं, उसकी एक खास किस्म की आकृति है। उसी गाय को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? काऊ कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब आप ये बताएं, आप कितना भी जानने की कोशिश कर लें या तार्किक प्रश्न कर लें कि उस जीव को गाय ही क्यों कहा गया, तो इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि यह माना हुआ है। यादृच्छिकता का संबंध उसी माने हुए से है। और अगर यह माना हुआ नहीं होता तो दुनिया की सभी भाषाओं में एक वस्तु के लिए एक ही शब्द होते, है कि नहीं है? लेकिन समाज ने, अब हम जब से पैदा हुए हैं, आप जब से पैदा हुए, सबने उस एक खास आकृति और जीव के लिए गाय शब्द सुना है, तो वही आप बोलते हैं। हमारे बाद की पीढ़ी भी वही बोलेगी, उसके बाद की पीढ़ी भी वही बोलेगी। लेकिन किसी अलग समाज में पैदा होने वाला बच्चा जिसने उस जीव के लिए काऊ सुना है, या किसी अन्य भाषा में, जैसे घोड़ा को जर्मन में हुंद कहते हैं, संस्कृत में अश्व कहते हैं, हिंदी में घोड़ा कहते हैं, तो जर्मन बच्चे ने जिसने हुंद सुना है वो हुंद बोलेगा। उसके सामने आप जाकर के घोड़ा बोलिए तो उसे पता नहीं चलेगा कि क्या है। तो यादृच्छिकता का संबंध माने जाने से है, ठीक है ना, मान लिया गया है, ठीक है। और नाम में और वस्तु के अर्थ में कोई तर्कपूर्ण संबंध नहीं है, इसलिए यादृच्छिकता मनुष्य भाषा की एक प्रमुख विशेषता मानी गई है, ठीक है। भाषा की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है, वह है अनुकरण की प्रधानता। अनुकरण की प्रधानता से मतलब यह है कि हम जो भी भाषा सीखते हैं वह अनुकरण से सीखते हैं। आसपास के लोगों को सुनकर सीखते हैं, आसपास के लोगों को देख करके सीखते हैं, ठीक है। और जिस भाषा समाज में हम जन्म लेते हैं उस भाषा को सीखने के लिए हमें ज्यादा कोशिश करनी नहीं पड़ती है। अंग्रेजी तो हम सीखते हैं, कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन हिंदी सीखने के लिए क्या हमें प्रयास करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता है। इसलिए नहीं करना पड़ता है कि हमने जब से होश संभाला है, जब से हम इस दुनिया में आए हैं, हमने वही भाषा सुनी है, और वही भाषा धीरे 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 वो हमारे संस्कार में रच बस गई, और उस भाषा पे हमारा धीरे धीरे अधिकार होता चला गया। ठीक उसी तरह अंग्रेजी समाज में पैदा होने वाला जो बच्चा है वो अंग्रेजी आसानी से सीख लेता है। फ्रांस में पैदा हुआ जो बच्चा है वह फ्रेंच सीख लेता है। जापान में पैदा हुआ बच्चा जापानीज सीख लेता है, क्योंकि जैसे जैसे उसके मस्तिष्क के तंतु विकसित होते जाते हैं, ठीक है, वह अपने आसपास वही भाषा सीखता है, अपने आसपास अपने परिवेश में वही सारी बातें वो सीखता है। इसलिए अनुकरण द्वारा भाषा को सीखना भाषा का प्रमुख अभिलक्षण माना गया है। और अनुकरण की शक्ति की वजह से धीरे धीरे मनुष्य एक से अधिक भाषाएं भी सीख सकता है। जैसे कि आज आप हिंदी जानते हैं, आपको भेज दिया जाए फ्रांस या चाइना, तो हो सकता है कुछ वर्षों बाद धीरे धीरे उस परिवेश में रहते हुए या यहाँ पे भी रहते हुए आप लगातार अगर चाइनीज सीखने की कोशिश करें, जापानीज सीखने की कोशिश करें, तो कोशिश करते करते धीरे धीरे आप दूसरी भाषाएं भी सीख लेंगे। लेकिन अगर मधुमक्खी से कहा जाए कि आप कोई और भाषा सीख लीजिए, बंदर से कहा जाए कि आप कोई और भाषा सीख लीजिए, तो वो नहीं सीख पाएगा, उसकी सीमा है। इसलिए भाषा के ये सारे अभिलक्षण जो है वो कैसे मानवेतर भाषाओं से मानव भाषा को पृथक करते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। और इसमें अनुकरण जो एक प्रॉपर्टी है, एक जो अभिलक्षण है या जो विशेषता है भाषा की, वो महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे बात समझ में? ठीक है। चौथी जो विशेषता है या जो चौथा अभिलक्षण है वह है प्रेषण और ग्रहण में परिवर्तनशीलता। प्रेषण और ग्रहण में परिवर्तनशीलता से मतलब है कि वक्ता और श्रोता की स्थिति निरंतर बदलती रहती है, ठीक है। वक्ता और श्रोता की स्थिति निरंतर बदलते रहने से मेरा तात्पर्य है कि अगर दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए अदिति और विधु आपस में बात कर रहे हैं या नितेश बात कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, तो बोलने वाला वक्ता है और सुनने वाला श्रोता है। लेकिन अभी जो श्रोता है वह दूसरे ही पल वक्ता बन जाता है, और जो दूसरा वक्ता है, जो वक्ता है, वह अगले ही पल क्या हो जाता है? श्रोता बन जाता है, ठीक है। तो यही प्रेषण और ग्रहण में परस्पर संबंध है, ठीक है। और
यहाँ पे भूमिकाएं बदलती रहती हैं, वक्ता की भूमिका श्रोता में और श्रोता की भूमिका वक्ता में। ठीक है, बंदर, मधुमक्खी आदि कुछ जीव अगर इस वक्ता श्रोता की स्थिति को अगर बदलना भी चाहे तो बहुत दूर तक वो इस यात्रा को नहीं लेकर जा सकते हैं। आप घंटों बात कर सकते हैं बैठकर किसी भी मुद्दे पे, क्योंकि आपके पास ऐसी भाषा है और आपके भाषा की यह विशेषता है। लेकिन जो मानवेतर जीव है, पशु पक्षी या जीव जंतु, वो काम चलाने लायक संकेतों का इस्तेमाल करके और अपना जीवन यापन करते हैं। उनके पास यह स्पेस या सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, और यही मानव भाषा जो है वह मानवेतर भाषा से पृथक हो जाती है। ठीक है, पांचवी महत्वपूर्ण विशेषता है परिवर्तनशीलता। मानवेतर जीवों की जो भाषा है वह परिवर्तनशील नहीं होती, लेकिन जो मानव भाषा है वह निरंतर परिवर्तनशील है। कबीर ने क्या कहा? संस्कृत है कूप जल, बोलिए क्या कहा? संस्कृत है कूप जल, भाखा बहता नीर। भाषा जो है वो बहते हुए नदी के प्रवाह की तरह है, और प्रवाहशील चीजें निरंतर परिवर्तनशील होती है। जो रुक गया, जो ठहर गया, वो तो ठहर गया, लेकिन जो गति में है उसमें निरंतर बदलाव होता रहेगा। एक कहानी है बड़ी खूबसूरत सी कि एक बार एक चट्टान से दो पत्थर लुढ़कने लगे। तो लुढ़कने लगे तो एक ने कहा कि भाई नीचे तो बहुत तेज नदी की धारा बह रही है, तो इसमें अगर हम गए तो ये नदी की धारा जो है तोड़ फोड़ कर हमें खत्म कर देगी। तो मैं तो नहीं जाने वाला हूं, मैं तो ब्रेक लगाऊंगा और धीरे धीरे करके किसी तरह से नदी के किनारे तक मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि ये तो नदी बहुत तेज बह रही है और तोड़ देगी। दूसरे ने कहा कि मैं देखना चाहता हूं जीवन की गति में अपनी गति को, इसलिए मैं खुद को रोकूंगा नहीं। दूसरे ने बहुत समझाया कि मैं ब्रेक लगा रहा हूं, तुम भी लगा लो, लेकिन एक पत्थर ने ब्रेक नहीं लगाया। तो जिस पत्थर ने ब्रेक लगाया खुद में खुद को रोकता रहा, लुढ़कते लुढ़कते नदी के किनारे आकर किसी तरह से खुद को उसने रोक लिया। पर जो दूसरा पत्थर था उसने नहीं रोका, वो बहता रहा। कभी नदी उसे गड्ढे में गिराए, कभी बहाए, कभी किनारे पे लगाए, कभी तोड़े, कभी मरोड़े। साल दर साल यह प्रक्रिया चलती रही। वह पत्थर टूटता रहा, घिसता रहा, और घिस घिस कर एक दिन शालिग्राम पत्थर बन गया, चमकीला सुंदर सा पत्थर। नदी के किनारे लगा था। एक बार एक मंदिर के पुजारी जी की निगाह उस पे पड़ी, उस पत्थर पे, और उन्होंने कहा कि मैं इसे रखता हूं, इसे किसी मंदिर में ले जाकर के रख दूंगा। वो ले गए और किसी मंदिर में उसकी स्थापना कराई और उसकी पूजा होने लगी। जो दूसरा पत्थर था जिसने कहा था कि मैं रोकता रहूंगा, जो किनारे लगा था, एक दिन एक धोबी उधर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो कपड़ा धोने के लिए जबरदस्त चीज है, इससे बढ़िया तो कोई चीज हो ही नहीं सकती है। तो लाकर रोज रोज सुबह सुबह अपने मैले कुचैले कपड़े धोने लगे, और दूसरे पत्थर ने जिसने ब्रेक लगाया था वो जीवन भर मैल पीता रहा। तो जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है वह उसी मैले पत्थर की तरह किनारे खड़ा हो जाता है, और परिवर्तन को स्वीकार करने वाले लोग, बहते रहने वाले लोग, निरंतर गति में रहने वाले लोग बड़ा काम करते हैं। तो भाषा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वह परिवर्तनशील है, और जो भाषाएं अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पाती या उनमें वो लचक नहीं होती। ठीक है, आप एक उदाहरण देखिए कि अगर एक कमरा है, इस कमरे की पूरी खिड़की को खोल दी जाए तो इसमें अच्छी हवा आएगी, ताजी हवा आएगी। लेकिन घर कितना भी खूबसूरत हो, अगर उस घर को आप साल दर साल बंद करके रखें तो कमरा खोलते ही बदबू आएगी कि नहीं आएगी? क्यों? क्योंकि अच्छी हवा नहीं गई, उस घर की खिड़कियां नहीं खुली हुई थी। तो परिवर्तनशीलता से मतलब भाषा द्वारा अपनी खिड़कियों को खोल देने से है, और ये हिंदी की ताकत है, ये हिंदी की विशेषता है कि उसमें ऐसी लचक है। अरबी के, फारसी के, अंग्रेजी के, उर्दू के, संस्कृत के, सभी भाषाओं के शब्दों को पचा लेती है, और अपनी एक लचक में वो भाषा निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है। तो भाषा, मनुष्यों की जो भाषा है वह परिवर्तनशील होती है, मानवेतर जीव जंतु हैं उनकी भाषा परिवर्तनशील नहीं होती। अब कुत्ते को चोट लगी है, उसको जो दर्द हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए एक ही संकेत है उसके पास, वैसे ही वो भावाभिव्यंजना करेगा। तो परिवर्तनशीलता भाषा का एक प्रमुख अभिलक्षण है जो मानवेतर भाषाओं से इसे पृथक करता है। आई बात समझ में? इसके बाद
अगली विशेषता जो है वह है भाषा में विशेषीकरण। छठी विशेषता जो है वो भाषा में विशेषीकरण है, ठीक है। और विशेषीकरण का मतलब है कि भाषा की अपनी एक व्यवस्था होती है, अपनी एक प्रणाली होती है, ठीक है। प्रत्येक मानवीय भाषा की अपनी एक विशेषता है, अपनी एक प्रणाली है, अपना एक उसका सिस्टम है, ठीक है, जिसके द्वारा वो अपने ढांचे में पढ़ने और लिखने की उसकी अपनी एक व्यवस्था है। उसी ढांचे में आप उसे पढ़ सकते हैं और उसी ढांचे में आप उसे लिख सकते हैं। अब राम आपको लिखना है कि राम आम खाता है, तो आप राम आम खाता है लिखेंगे, राम आम खाती है नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इस भाषा की अपनी एक व्यवस्था है कि राम चूंकि पुल्लिंग है तो खाने की जो क्रिया होगी वह भी पुल्लिंग होगी, राम आम खाता है। तो मानवेतर भाषाओं के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उनके पास संकेत है और आवाजों से ज्यादातर वो काम चलाते हैं। मानव भाषा की तरह उनके पास इतने विपुल शब्द भंडार नहीं है। हमारे पास तो इतने सारे पर्यायवाची शब्द भी है कि एक के बदले दूसरे से काम चला लीजिए जरूरत पड़ने पे, या किसी बात को सुंदर बनाना है, ढंग से कहना है, तो और खूबसूरत शब्द आप वहां पे प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाषा में विशेषीकरण या भाषा की विशेषता एक महत्वपूर्ण तत्व है, अवयव है मानव भाषा की अभिलक्षण की। और इस कड़ी में जो सबसे अंतिम विशेषता जो और बहुत महत्वपूर्ण है उसका जो जिक्र है वह है द्वैतता। द्वैतता को ड्युअलिटी कहते हैं। अब ये द्वैतता क्या है इसे हम थोड़े उदाहरण के साथ समझेंगे ताकि हमारी समझ इसको लेकर के स्पष्ट हो जाए, ठीक है। जो मानव भाषा होती है उसमें किसी भी शब्द या वाक्य का जब आप उच्चारण करते हैं तो उसमें दो स्तर दिखाई देते हैं। एक स्तर जो होता है वह सार्थक इकाइयां होती हैं और जो दूसरा स्तर होता है वह निरर्थक इकाइयां होती हैं, ठीक है। और इन दोनों जो दोनों स्तर है उन दोनों स्तरों यानी कि सार्थक इकाइयों को और निरर्थक इकाइयों को, इन दोनों स्तरों को द्वैतता या ड्युअलिटी कहते हैं। सार्थक इकाइयां हैं इन्हें हम रूपिम कहते हैं और जो निरर्थक इकाइयां हैं उन्हें हम स्वनिम कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्थक इकाइयों को रूपिम कहते हैं और निरर्थक इकाइयों को स्वनिम कहते हैं, ठीक है। अब जो रूपिम है यानी कि जो सार्थक इकाइयां हैं उसमें शब्द आते हैं, वाक्य आते हैं, प्रत्यय आते हैं, कारक चिन्ह आते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो निरर्थक इकाइयां हैं उनका संबंध ध्वनि से है। एक उदाहरण देकर के मैं आपको समझाऊंगा ताकि बात स्पष्ट हो। मैं यहां एक वाक्य लिख रहा हूं, मदन ने फल तोड़े, ठीक है। यह एक वाक्य है, सार्थक वाक्य है कि नहीं है? स्पष्ट हो रहा है कि मदन ने फल तोड़े। अब इसको जरा हम तोड़ेंगे तो हमें जो सार्थक ध्वनियां मिलेंगी, मदन जोड़ ने जोड़ फल जोड़ तोड़ जोड़ ए, 1 2 3 4 5, ये जो 5 सार्थक इकाइयां हमें जो मिली इसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रूपिम कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब सिर्फ इसे तोड़िए, मदन को तोड़िए, म जोड़ अ, द जोड़ अ, न जोड़ अ, यही होगा ना। इसका आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? म में चूंकि अ है, द में भी अ है और न में भी अ है, तो इसे आपने तोड़ा तो कितनी ध्वनियां मिली? 6 ध्वनियां मिली ना, ठीक है। इन 6 ध्वनियों का अलग अलग अपना कोई अर्थ नहीं है। देखिए, आधा म का, अ का, द का, अ का, न का, इन 6 ध्वनियों का अपना कोई अर्थ तो नहीं है, लेकिन यह 6 ध्वनियां मिलकर एक सार्थक शब्द निर्माण कर रही है जो क्या है? मदन है। आई बात समझ में? तो ये जो है इसको हम क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं। ये स्वनिम है और यह रूपिम है। आगे ये ध्वनियां निरर्थक होती हैं, ये ध्वनियां निरर्थक होती हैं, लेकिन ये ध्वनियां निरर्थक होती हैं लेकिन ये अर्थ भेदक भी होती हैं। इनके बगैर अर्थ का भेद कर पाना संभव नहीं हो पाता है।
जैसे कि क और घ, ठीक है, दो ध्वनि है, दो वर्ण है, एक हमने लिखा कोड़ा और एक हमने लिखा घोड़ा। तो क और घ के कारण इन दोनों का अंतर स्पष्ट हो रहा है। क और घ के कारण ही कोड़ा और घोड़ा जो शब्द है इनका अंतर स्पष्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो सार्थक ध्वनियां हैं और निरर्थक ध्वनियां हैं वो मानव भाषा में गहराई से जुड़ी होती है और ड्युअलिटी होती है, ठीक है ना, इनकी द्वैतता होती है मानव भाषा में, ठीक है। और इस द्वैतता को अभिरचना की द्वैतता भी कहते हैं, ड्युअलिटी ऑफ पैटर्न, अर्थात भाषा में एक साथ दो स्तरों पर अभिरचनाएं होती हैं, ठीक है। और ये सभी अभिलक्षण जो है वो समवेत स्वर में केवल मानव भाषा में ही मिलते हैं। जितनी भी विशेषताएं, और भी एक दो विशेषताएं आप निकाल सकते हैं, मिल जाएंगी, लेकिन ये मूलभूत विशेषताएं हैं और ये सारी विशेषताएं या अभिलक्षण सिर्फ और सिर्फ मानव भाषा में ही देखने को मिलती हैं। मानवेतर भाषाओं में ये विशेषताएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इस आधार पर मानव भाषा जो है, जो हम बोलते हैं, जो हम लिखते हैं, वह मानवेतर भाषाओं से भिन्न हो जाती है। तो जब कभी भी आपको मानव भाषा के अभिलक्षण और विशेषताओं पे बात करनी होगी, प्रश्न का उत्तर लिखना होगा, तो आपको मानवेतर भाषाओं को समझना जरूरी था। इसलिए मैंने इस क्लास में मानव भाषा और मानवेतर भाषा के बीच के अंतर को बताया और फिर हमने भाषा के अभिलक्षण और उसकी विशेषताओं पर चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि विषय वस्तु को स्पष्ट करने में मैंने जो कोशिश की उससे आपको लाभ मिला होगा और आपने समझ लिया होगा मोटे तौर पे। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं भाषा से संबंधित, या आपको लगता है कि कोई और विशेषता जो होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है। तो आप लोग इसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा, वीडियो मैं इसका भेज दूंगा और हम लोग फिर अब अगली क्लास जो है उसमें हम लोग आगे के विषय पे चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे की क्लास में हम भाषा विज्ञान के अगले विषय पे बातचीत करेंगे, ठीक है।